नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। चले शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बंगाल। बंगाल में निराला का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, लेकिन कुछ बताया जाते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि 1896 ईस्वी। तो आप ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार ही इसे उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह उस सखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? पंक्ति है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युत क्रुद्ध कपि विषम। तो यह जो पंक्ति है वह राम की शक्ति पूजा से ली गई है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा से अवतरित है। कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म का। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? तो सन 1936 में यह प्रकाशित हुई थी, राम की शक्ति पूजा। यह निराला की लंबी कविता है। निराला की लंबी कविता में राम की शक्ति पूजा के साथ साथ और भी कुछ कविताएं हैं जिसका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी। दूसरा है सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास तथा कुकुरमुत्ता। ये सभी जो कविताएं हैं वो निराला की लंबी कविता है। तो प्रश्नों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उस पर भी मैं चर्चा करते चलूँगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है? तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर का चुनाव कर लिया होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो जैसा कि अभी मैंने निराला की सभी लंबी कविताओं पर चर्चा की, तो इसमें से ये कुकुरमुत्ता, देखिए ये लंबी कविता है। सरोज स्मृति लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो भिक्षुक लंबी कविता नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आपने इससे पहले 2-3 प्रश्नों को अच्छे से देखा होगा तो अभी तक के प्रश्नों के उत्तर अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी बता दिए होंगे। तो चले अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम जल्दीबाजी में प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और गलत उत्तर का चुनाव कर लेते हैं। तो लंबी कविता भिक्षुक नहीं है। कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा यह निराला की लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है? तो निराला के बादल राग कविता का संबंध किससे है? छायावादी सौंदर्य से है, प्रगतिवादी चेतना से है, प्रयोगवादी चेतना से है या प्रकृति के सौंदर्य से है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृति के सौंदर्य से है। जैसा कि आपको शीर्षक से ही पता चल रहा होगा, बादल राग
तो इसका प्रकृति के सौंदर्य से संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बादल राग के रचयिता है। तो बादल राग के जो रचयिता है वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई है। अब यहाँ पर बताना है कि ये जो पंक्ति है वह निराला की किस कविता से ली गई है। यह है, उपाय कह उठे राम, ज्यों मंदित धन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति ली गई है वह राम की शक्ति पूजा से ली गई है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किस शैली में लिखी गई कविता है। तो राम की शक्ति पूजा यह जो है वह प्रबंधात्मक शैली में लिखी लंबी कविता है और इस कृति पर बंगला कवि कृतिनिवास का रामायण है उसका प्रभाव पड़ा है। तो साथ में साथ ये भी याद रखते चलना है। अगला प्रश्न है, दिग जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। तो आपको बताना है कि इसमें किस कवि के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। यह जो पंक्ति है वह राम की शक्ति पूजा से ली गई है, जिसमें मौजूदा हताशा की और पराजय की, अकेलेपन की, रह जाने की पीड़ा का बोध निराला करते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता है। तो मुक्त छंद के प्रणेता इसमें से किस कवि को कहा गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और इनकी जूही की कली जो है और निराला के मतानुसार जो जिनका समय है 1916 ईस्वी, तो इससे पहले इनकी जो कविता है उसे मुक्त छंद की से बताया गया है कि ये जो इनकी रचना है वो मुक्त छंद है में है। अगला जो प्रश्न है वह है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिनकी जूही की कली रचना मुक्त छंद का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। तो अभी हमने इस पे चर्चा किया था कि ये किस छंद का उदाहरण है। तो ये मुक्तक छंद में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। तो रबर छंद या केचुआ छंद निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निराला। प्रश्न है, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है। तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने केचुआ छंद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अनामिका। यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय इसका संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो साथ साथ सन ईस्वी को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है। तो सरोज निराला की पुत्री थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता है। तो निराला की अंतिम कविता कौन सी है। अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यह निराला की अंतिम कविता है। अगला प्रश्न है,
प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध है। तो इसका संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। उनकी यह कविता मुक्त छंद के अंतर्गत वर्द वीणा वादनी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? निराला की व्यंग्यपरक कविता कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और यह व्यंग्यपरक कविता है जिसका मूल स्वर है प्रगतिवादी। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है। तो साथ साथ इसे भी याद रखना है कि यह किस काव्य संग्रह में कविता संकलित है, नए पत्ते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निराला द्वारा रचित व्यंग्यपरक रचना है? तो कुकुरमुत्ता व्यंग्यपरक रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसका कथन है? महादेवी वर्मा का यह कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, भगवती चरण वर्मा का कथन है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यह कथन सही ऑप्शन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? तो यह छायावाद से जोड़ा गया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। तो इसमें से कौन सी रचना है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? प्रभात फेरी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रभात फेरी यह प्रगतिवादी कवि नरेंद्र शर्मा की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क से। स्थापना प्रगतिवाद सामूहिक व्यंग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। तर्क है क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत मार्क्सवाद का सिद्धांत है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? उस धारा को कहा जाता है, उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो यह वर्ग चेतना प्रधान है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो यह आधार है प्रगतिवाद का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश प्रगतिवाद का आधार है। तो क्या प्रगतिवाद का आधार है? तो प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कौन थे जो प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? अब उस संघ की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि कब की गई थी। तो सन 1936 में। अभी हमने 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी की किस रचना के बारे में पढ़ा कि रचना प्रकाशित हुई? तो राम की शक्ति पूजा के बारे में भी अभी हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से ऐसे याद रखना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी प्रगतिशील लेखक संघ से ही है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष थी। देखिए प्रश्नों के पैटर्न को समझिए। तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है तो वो प्रेमचंद हो जाएंगे। ये प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे? तो ये अध्यक्ष थे प्रेमचंद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? तो भारत में 1936 को हुआ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सन 1936। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो लंदन में यह किसके प्रयत्न से हुई थी? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर के प्रयत्न से लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में उपयुक्त सभी का योगदान है। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का भी योगदान है और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, इन सभी का योगदान है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंदर रूपवाद विचार जो है वह अमान्य है। इसमें यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद शामिल है। यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, ये तीनों विचार मान्य है। लेकिन अमान्य पूछा जा रहा है कि अमान्य कौन सा है? तो अमान्य रूपवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन सी जो प्रवृत्ति है वह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? आप सब भी उत्तर देने की कोशिश करते रहें। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, यह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। जबकि प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों में सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये सभी प्रवृत्तियाँ थी।
और धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था ये प्रवृत्तियाँ नहीं थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। नागार्जुन, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, जो बिहार के मधुबनी में इनका जन्म हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।